तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास 96.5 एम्पियर करंट वॉज पास थ्रू 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaCl सोल्यूशन फॉर 1 मिनट 40 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फाइनल pH ऑफ द सोल्यूशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मेंस और एडवांस में आने का बहुत प्रॉबिलिटी है, जल्दी आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास जो भी है, मतलब कैसा मर्जी क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग अपने स्टेप्स कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग वही चीज़ हर बार करेंगे। दैट इज़, मुझे पता है पहले तो मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 96.5 एम्पियर टाइम्स 1 मिनट 40 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड्स हो जाएगा टोटल। तो ये वैल्यू आ रही है 9650 कूलम्स। तो इतना मेरे पास चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज मेरे पास कितना आ गया, इतने कूलम्स आ गया। नेक्स्ट था इसी चार्ज को कन्वर्ट किस में करना है, फैराडे में। तो यही चार्ज मेरा फैराडे में कितना आ जाएगा, यही चार्ज फैराडे में आ जाएगा 9650 डिवाइडेड बाय 96500, इतने फैराडे। तो ये वैल्यू आ रही है 0.1 फैराडे। तो इतने मेरे पास चार्ज आ गया फैराडे में। और जितना चार्ज मेरा फैराडे में होता है वही क्या होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हैंस मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये वैल्यू मेरी स्ट्रेट अवे आ रही है 0.1 मोल्स। तो यार ये मेरी वैल्यू आ रही है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये तो हम लोग पहले बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ही सॉल्व कर देंगे, इतना तो हमें काम करना ही है हर बार इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है अब की बार कि आपके पास क्या है, आपके पास 1 लीटर 0.2 मोलर NaCl सोल्यूशन है, उसकी फाइनल pH बतानी है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज हमारे पास प्रेजेंट है NaCl सोल्यूशन। तो अगर मेरे पास Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, मेरे पास एक्वस है तो H पॉजिटिव प्रेजेंट है और OH नेगेटिव प्रेजेंट है। तो मुझे क्या पता है सोडियम और हाइड्रोजन में कौन जाएगा, पता है अपने को अब की बार कि हाइड्रोजन जाएगा, और क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो बच कौन गया, बच गया हमारे पास NaOH बच गया। तो यार एक सिंपल सी बात ये है आपके पास कि अगर मेरा हाइड्रोजन जा रहा है और हाइड्रोक्साइड बच रहा है, मेरे पास बच कौन सा रहा है, NaOH बच रहा है। दैट इज़ मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन आ रही है, कुछ एक्सेस में आ रही होगी, और ये जो एक्सेस में आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कुछ pH आएगा। एक आइडिया तो मुझे लग रहा है कि जो NaOH एक्सेस में आ रहा है उसकी वजह से मेरे pH इंक्रीज कर रही होगी, हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं। लेकिन अब कैलकुलेशन कैसे करना है, अगेन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों जा रहे हैं। तो अगर मैं H पॉजिटिव की इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिखूँ, दैट इज H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे क्या दे देगा, हाफ मोल हाइड्रोजन दे देगा। मुझे बस ये देखना था कि कितना H पॉजिटिव जा रहा है। एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर 1 मोल H पॉजिटिव जा रहा है तो 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है। दैट इज़ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, वही वैल्यू मेरी किसकी आ रही है, वही वैल्यू मेरी आ रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होगी कि जितने मेरे पास H पॉजिटिव आयंस मेरे इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं उतने ही मोल्स मेरे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यार ये तो वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें तो हम लोग शेयर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने कैलकुलेट कितना किया, ये देखो 0.1 मोल्स, तो यही वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मोल्स आ गई। तो यार नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइज हुए वो कितने हैं, 0.1 मोल्स। तो एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे कि जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइज आ रहे हैं, मतलब जो H पॉजिटिव चले गया वो कितना चला गया, वो 0.1 मोल्स चले गए। अगर 0.1 मोल्स H पॉजिटिव मेरा चला गया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, उतना ही OH मेरा एक्सेस में हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरा H पॉजिटिव यहाँ से मान लो H पॉजिटिव मेरा 0.1 मोल्स जा रहा है, तो मुझे एक चीज़ पता है उतना ही 0.1 मोल ये एक्सेस में आ जाएगा, क्योंकि उतना ही तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, OH तो मीडियम में ही था ना। पहले क्या था, पहले H पॉजिटिव OH दोनों प्रेजेंट है, तब तो न्यूट्रल सोल्यूशन, वाटर की तो pH 7 होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मेरा 0.1 मोल यहाँ से निकल गया, तो अगर मेरा 0.1 मोल यहाँ से निकल गया तो यार ये मेरा 0.1 मोल एक्सेस में आ जाएगा। तो अगर ये मेरा एक्सेस में आ जाएगा तो इसके हिसाब से तो pH डिसाइड करेंगे। दैट इज़ जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयंस एक्सेस में बच गए वो कितने बच गए, वो 0.1 मोल्स बच गए। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई।
तो अगर मेरे पास ये एक्सेस वाले मोल्स आ गए OH के, अब तो pH निकालना तो बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन कितना था, सोल्यूशन क्वेश्चन में देखो इट वाज 1 लीटर, तो हमारे पास मोल्स आ गए। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम थी 1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है OH आयन की, और एक बार कॉन्सेंट्रेशन आ जाए फिर तो pH स्ट्रेट वे आ जाती है। POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा -log/10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयंस, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 आ रही है। तो pH 1 आ रही है, तो POH 1 आ रहा है, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ रही है 13। चलो जी, और ये आपका आंसर है कि pH आपकी आ गई स्ट्रेट वे 13। पर यार मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा एक है, एक वैल्यू पे ध्यान दो। आंसर आ गया, आंसर यही है, इससे कोई लेना देना नहीं मुझे, आंसर सही है आपका, लेकिन ध्यान दो आपको, कहीं भी आपने इस क्वेश्चन में इसका यूज़ किया 0.2 मोल्स NaCl का, कहीं भी देखो ज़रा, सोल्यूशन आपके सामने है, 0.2 मोल्स 0.2 मोल्स 0.2 मोल्स, कहीं यूज़ नहीं किया। तो यार अगर इसका कहीं यूज़ नहीं किया तो इसका रोल क्या था, क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए दिया? तो इसका आंसर है नहीं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो रोल हमें कैसे समझ आएगा, वो रोल हमें ऐसे समझ आएगा कि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते, यही 0.2 मोल्स की जगह कुछ और होता, तो हमारे सारा वैल्यू चेंज हो जाती। अभी ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आई हैव 1 लीटर 0.2 मोलर NaCl, तो मुझे एक चीज़ पता है, मेरे पास कायदे से 0.2 मोल्स NaCl प्रेजेंट है, दैट इज़ मेरे पास 0.2 मोल्स ही Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, और मेरे पास 0.2 मोल्स ही Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो 0.2 मोल्स Na भी प्रेजेंट, 0.2 मोल्स Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, ये मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो ये अब देखो, अब इस डेटा को ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए Cl 0.2 मोल Cl, ये आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए जो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना डिस्चार्ज हो रहा था, ये डिस्चार्ज हो रहा था 0.1 मोल्स, तो और यहाँ से जितना जब जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा तब तब आपका क्लोरीन भी डिस्चार्ज होगा। तो अगर 0.1 मोल्स वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो 0.1 मोल्स आपका कायदे से यहाँ से ये भी अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करेंगे हम। अब ये 0.1 मोल अगर हो रहा है, आपको ये चेक करना था, ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 0.2 मोल्स है, और हमारा डिस्चार्ज कितना हो रहा था 0.1 मोल्स हो रहा था, और 0.2 मोल्स मेरा इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी थी। ये अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। क्लियर कब होगा, जब हम लोग करते हैं इसी का एक डिफरेंट पार्ट। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यार अब उस क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन को समझते कि वहाँ पे 0.2 मोलर का रोल क्या था। अब मैंने क्या किया, मैंने उस 0.2 मोलर की जगह क्वेश्चन में ले लिया 0.01 मोलर। तो अगर मेरी Cl आयंस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करता हूँ तो मेरे pH की वैल्यू पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, और वही समझते हैं क्या पढ़ने वाला है। अब की बार क्योंकि वैल्यू सेम है तो मैं वो कैलकुलेशंस फिर से नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे, दे वर कमिंग आउट टू बी 0.1 मोल्स, तो वो तो मुझे लास्ट टाइम से पता है। तो मेरे पास था क्या क्या मीडियम में, मेरे पास प्रेजेंट था Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो ये मेरे पास प्रेजेंट थे। और मुझे पता है क्या होगा, इनिशियली सबसे पहले तो H पॉजिटिव जाएगा मेरा और Cl नेगेटिव जाएगा, लेकिन कितने जाएंगे 0.1 मोल्स तक जाना चाहिए। लेकिन अब आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आपके पास उतना Cl नेगेटिव है भी या नहीं। तो अगर आप कैलकुलेट चेक करोगे 1 लीटर 0.01 मोलर NaCl, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 0.01 मोल्स क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, यानी मेरे पास 0.01 मोल्स ही सोडियम पॉजिटिव के हैं और Cl नेगेटिव के हैं। तो मेरे पास सिर्फ 0.01 मोल Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। अब यार जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी ना, वो दो हिस्सों में हो रही है। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं लिखता हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 में आपके जो Cl नेगेटिव है, जब जितना है 0.01 मोल्स उतना कंज्यूम होगा। तो कायदे से फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि यहाँ से 0.01 मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, और यहाँ से 0.01 मोल्स जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज होगा। तो सीधी सी बात है, ये हाइड्रोजन कैसे डिस्चार्ज होता है, H पॉजिटिव
प्लस इलेक्ट्रॉन, वो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। दैट इज ये 0 पॉइंट, और अपने को पता है रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही H पॉजिटिव डिस्चार्ज होंगे। तो ये मैंने चेक किया, ये मेरे 0.01 मोल्स अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 0.01 मोल्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.01 मोल्स। और जितने H पॉजिटिव डिस्चार्ज होते हैं उतना ही मेरे OH आयन्स जो होते हैं एक्सेस में आ जाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अब की बार आ जाएगी 0.01 मोल्स। तो अभी पार्ट 1 में क्या हुआ, जितना जब तक क्लोरीन था तब तक तो मुझे पता है क्लोरीन जा रहा होगा, तो जितना क्लोरीन जाता जाएगा उतना ही हमारा OH नेगेटिव एक्सेस में आता जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मेरा क्लोरीन जा रहा है वो अपने साथ खुद के किसके साथ लेके जा रहा है, वो H पॉजिटिव को साथ हो रही है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी OH मेरा जो होगा वो एक्सेस में आता जाएगा। और कितना हुआ, ये 0.01 मोल्स तक ये मामला स्टार्ट हुआ। लेकिन एक बार क्लोरीन के मोल्स खत्म हो गए तो यार अभी भी तो हाइड्रोजन तो आपके पास है ही है, तो वाटर में तो H पॉजिटिव भर भर के है, लेकिन अब आपका क्लोरीन खत्म हो गया। तो आपका जहाँ पे कैटायन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, आपकी अनायन की तो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अनायन अब क्योंकि ये मेरे पास बचा ही नहीं, तो उसके बाद क्या होएगा, पार्ट 2 में आपका H पॉजिटिव अलग जा रहा है और साथ में OH नेगेटिव अलग जा रहा है। तो पार्ट 2 क्या होगा, पार्ट 2 पे अगर मैं ध्यान दूंगा, पार्ट 2 इज टेक्निकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। तो पार्ट 2 में कायदे से मेरे सिर्फ प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। क्यों, क्योंकि एक साइड तो मेरा H पॉजिटिव जा रहा है और दूसरी साइड मेरा OH नेगेटिव जा रहा है। तो H पॉजिटिव जा रहा है, OH नेगेटिव जा रहा है, जितना H पॉजिटिव जा रहा है उतना OH नेगेटिव जा रहा है। तो उससे चेंज इन pH क्या होगा, चेंज इन pH तो कुछ नहीं होगा, वो तो नील, सीधा नेग्लिजिबल, कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना H पॉजिटिव आपका जा रहा होगा उतना ही OH नेगेटिव भी जा रहा है। तो कायदे से हमारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा, पार्ट 1 में आएगा। तो चेंज तब तक आएगा जब तक क्लोरीन मेरा जा रहा है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। जैसे मेरे प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मेरे पास कोई भी pH का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना एक्सेस में आ रहा था, एन आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयंस थे वो 0.01 मोल्स एक्सेस में है। तो वॉल्यूम कितनी निकाली है, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो बस अब तो pH निकालने में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। pH क्या हो जाएगी, pH स्ट्रेट वे आप पहले pH आएगा। तो OH आयन कंसनट्रेशन कितनी है, 0.01 मोल्स प्रेजेंट है, कितनी वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में। तो ये कंसनट्रेशन आ जाएगी 0.01 मोलर। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी pOH वैल्यू कितनी है, तो यार ये तो अब आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2। कैसे, माइनस लॉग की पावर 10 लिख देता हूँ, माइनस लॉग की पावर 10 करके OH आयन कंसनट्रेशन का वो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। मेरे को pOH नहीं चाहिए, मुझे pH चाहिए। pH आ जाएगी pOH 14 माइनस pOH, तो 14 माइनस 2 दैट इज़ 12। तो मेरी जो pH वैल्यू आ रही है वो कमिंग आउट टू बी 12। तो यार ये अपने काम की चीज़ है कि pH जो मेरी आएगी वो 12 आएगी। लेकिन समझने वाली बात यही है कि सब कुछ सेम होने के बाद बस एक हल्की सी चेंज किया हमने क्वेश्चन में, जो वैल्यू यूज़ पहले केस में हुई भी नहीं थी, लेकिन उसने पूरे का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज़ इनिशियल जो आपका 0.01 मोल्स H पॉजिटिव है वो तो डिस्चार्ज किसके साथ होगा, 0.01 मोल क्लोरीन के साथ। तो उस टाइम पे हमारी pH चेंज होगी। ठीक है, pH कैसे चेंज होगी, pH इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो 0.01 मोल्स आपने इनिशियल लिए वो आपके क्या कर रहे हैं, वो आपके तो H पॉजिटिव डिस्चार्ज हो रहा है और OH क्या हो जाएगा, उस केस में एक्सेस में चला जाएगा। लेकिन बाद के टाइम आप देखो जो 0.09 मोल्स OH बचा आपके पास, वो क्या करेगा, उस टाइम पे तो हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव भी जाएगा, OH भी जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्योर वाटर की हो रही है, तब मेरा कोई चेंज नहीं आएगा pH में। तो ये चीज़ अब मुझे क्लियर हो गई कि हम लोगों ने बहुत माइन्यूट चेंज किया, लेकिन उससे पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा चेंज कर दिया। ठीक है, चलो जी, तो यार नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अब और एक थोड़ा सा मॉडिफाई करते हूँ। इसी क्वेश्चन में अब यार एक सिंपल सी बात सोचो, एक बार क्लोरीन खत्म हो गया, फिर तो H पॉजिटिव और OH आपके पास, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, और वो तो आप करते जाओ, कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यही था कि यही इलेक्ट्रोलिसिस, सब कुछ वैल्यू सेम है, इसको हमने 5 घंटे के लिए किया, तो कैलकुलेट द फाइनल pH ऑफ द सोल्यूशन। तो पता अब की बार आंसर क्या होगा, स्ट्रेट वे आप आंसर लिखो, pH शुड बी इक्वल टू 12।
क्यों? क्योंकि उसके बाद तो आपके पास लास्ट में क्या बच रहा था, आपके पास जो OH आयन कंसेंट कितने आ रहे थे, पहले तो आप मोल्स चेक करो कि मोल्स ऑफ OH कितने आ रहे थे, मोल्स ऑफ OH आयन्स इन एक्सेस वो बन रहे थे लास्ट में 0.01, और कितनी वॉल्यूम थी वाटर की, अभी भी आप देखो 1 लीटर वॉल्यूम आ रही है। तो ये वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, दिस इज अगेन 12, मतलब यहाँ से pH की वैल्यू जो हमारी 12 ही आ जाएगी। क्योंकि अब बाद में क्या हो रहा है, बाद में आप इलेक्ट्रोलिसिस लंबे टाइम तक कंटिन्यू करोगे तो इट इज़ प्योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्योर वाटर की हम लोग कर रहे हैं, उस केस में pH में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब ये चीज़ समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर बी पास थ्रू 50 ml ऑफ दिस टू मेक इज pH दिस। वही वाली बात है, अपने को क्या करना है, अपने को हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहले लिखेंगे हम चार्ज, तो चार्ज क्या आ जाता है I टाइम्स T, करंट दे रखा है 0.5, टाइम मुझे टाइम ही कूलम्स मेरे पास चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे करंट यही चार्ज निकालना होता है फैराडे में, तो फैराडे में कितना हो जाएगा 0.5 टाइम्स T डिवाइडेड बाय 96500, इतने फैराडे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। और यही वैल्यू किसकी होती है, यही वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो वो स्टेप्स मुझे हर बार करने हैं इन क्वेश्चंस में, उसके बिना तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करूँगा, ठीक है। एक बार मैंने ये स्टेप्स कर लिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब पहली बार, ठीक है। तो ये मेरे को पता लग गया कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि कितना टाइम तक आप करंट पास करो, मतलब टाइम ही कैलकुलेट करना है ताकि pH हमारी 12 हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारे पास था क्या, NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन है तो मुझे पता है मेरे पास Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। तो आप इनमें से जाएगा कौन, यहाँ से तो H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा, मीडियम में मेरे पास बचेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मेरे पास बाद में बच के आंसर आया NaOH बच रहा है, तो NaOH बचेगा तो मेरे पास OH आयन्स आएंगे सोल्यूशन में, ठीक है। और मुझे pH दे रखी है क्वेश्चन में, pH इज़ 12। तो अगर pH मेरे पास 12 है तो pOH कितनी हो जाएगी, pOH स्ट्रेट अवे 2 हो जाएगी, और pOH 2 है तो मेरे पास OH आयन कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी, OH आयन कंसनट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻2 मोलर। तो ये मेरी कंसनट्रेशन आ गई OH की, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो मेरी कंसनट्रेशन OH की आ रही है उतने ही मोल्स मेरे इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं, वो तो हमने लास्ट टाइम लिखा था, याद है रिएक्शन में लिख देता हूँ फिर से कि 4 OH नेगेटिव विल गिव 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मोल्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन याद है मुझे। तो जितने मोल्स मेरे OH के हैं उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स के हैं, और ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दैट इज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, मोल्स ऑफ OH आयंस इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ मुझे पता है। और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, कितने आ रहे थे 0.5 टाइम्स 10 इंटू T, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 इंटू T डिवाइडेड बाई 96500। तो इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। लेकिन मुझे मोल्स ऑफ OH नेगेटिव नहीं पता। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि OH आयन कंसनट्रेशन कितनी है। OH आयन कंसनट्रेशन मुझे गिवन है 10⁻⁻2 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻2 मोल्स मेरे पास OH आयन प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर सोल्यूशन या 1000 ml सोल्यूशन। लेकिन मेरे सोल्यूशन कितने हैं, वॉल्यूम क्या थी सोल्यूशन की, वॉल्यूम मुझे क्वेश्चन में गिवन है 50 ml। तो 50 ml में पूछ रहा है आपसे, तो 50 ml अगर मैं लेके चलता हूँ 50 ml सोल्यूशन, तो 50 ml सोल्यूशन में मेरे पास मान लो x मोल्स हैं OH के। तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आएगी 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। तो इतने मेरे पास OH आयन्स प्रेजेंट हैं, इतने मेरे पास मोल्स OH आयन प्रेजेंट हैं। और मुझे पता है जितने मोल्स OH आयन होंगे उतने ही मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। तो यहाँ से मुझे पता है मोल्स ऑफ OH आयन इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, मोल्स ऑफ OH हमने अभी अभी निकाले, कितने ये आ रहे थे इतना, तो दिस इज 5 टाइम्स 10⁻⁻4 मोल्स। ये शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए थे, कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इतना। तो ये वैल्यू लिख लो, दैट इज 0.5 टाइम्स T
डिवाइडेड बाय 96500। तो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, टाइम कैलकुलेट करोगे स्ट्रेट वे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 96.5 सेकेंड्स। तो ये मेरा टाइम आ गया इस केस में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी अपने को पता लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 48.25 एम्पियर्स ऑफ करंट वाज पास थ्रू दिस इज कैलकुलेट, दिस इज कुछ नहीं है, वही वाली बात है। अपने को क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं, अपने को सीधा देखना है अपने स्टेप्स। स्टेप 1 था क्या हमारा कि चार्ज कैलकुलेट करो। तो चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज आ रहा है I इंटू टी। आई कितना है, I इज़ 48.25 एम्पियर टाइम्स टाइम कितना दे रखा है 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी कितने किस में आ जाएगी, यही वैल्यू मेरी आ जाएगी 4825 कूलम्स। तो इतना मेरे पास चार्ज है। लेकिन मुझे चार्ज किस में निकालना है, मुझे चार्ज निकालना है फैराडे में। तो फैराडे में यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 482500, इतने फैराडे। तो 4825 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 96500 से, तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 0.05 फैराडे। और मुझे पता है जो फैराडे में वैल्यू होती है वही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे पास, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.05 मोल्स। तो यार ये तो मेरे हो गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रेट वे मेरे पास ये आ गया कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था AgNO3 का कर रहे हैं, तो AgNO3 का कर देते हैं। दैट इज़ मेरे पास Ag पॉजिटिव प्रेजेंट है, NO3 प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ से कौन जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो H पॉजिटिव नहीं जाएगा, Ag जाएगा, ये नहीं जाएगा, Ag नीचे होता है। और पॉलीटॉमिक और हाइड्रोक्साइड में कौन जाएगा, उसमें से हाइड्रोक्साइड जाएगा। तो हमारे पास बच कौन जाएगा, हमारे पास HNO3 बच जाएगा। तो मेरे पास HNO3 बच रहा है मीडियम में, तो मेरा मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो मेरे पास HNO3 बच रहा है, तो मीडियम मेरा एसिडिक होगा, pH मेरी लेस देन 7 होगी। अब बोल क्या रहा है कि 1 लीटर 0.2 मोल्स आपके पास, दैट इज़ बेसिकली 0.2 मोल्स आपके पास AgNO3 प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो हमारे बहुत कम है इलेक्ट्रॉन के मोल्स, तो वो वाला दिक्कत नहीं है उस क्वेश्चन वाली। तो हैंस मैं क्या बोल दूंगा, रिएक्शन होगा हमारा OH आयंस वाला। तो 4OH विल गिव मी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मोल्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो जितने मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन के हैं उतने ही मोल्स मेरे इसके हो जाएंगे, दैट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस डिस्चार्ज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्सेस। अब की बार H पॉजिटिव आयन एक्सेस में आ रहा होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने अभी अभी कैलकुलेट की, कितनी आ रही है, ये स्ट्रेट वे 0.05 आ रही है। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरे पास मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन एक्सेस में आ रहे हैं ये कितनी आ रही है, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.05 मोल्स। ठीक है, और वॉल्यूम अपने को क्वेश्चन में कितनी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। तो 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है, तो अगर मेरे पास कंसनट्रेशन निकालनी है मुझे H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर लो, ये मुझे क्या निकालना है, मुझे कंसनट्रेशन निकालनी है H पॉजिटिव की। तो ये वैल्यू आ रही है 0.05 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगी 5 × 10⁻⁻2 मोलर। तो ये आ गई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, मुझे pH चाहिए। pH क्या आ जाएगी, स्ट्रेट वे 2 - log 5, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1.31, ये मेरी वैल्यू है pH की। ठीक है, तो ये मेरे आंसर आ गया pH का कि व्हाट एग्जैक्टली इज द pH। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्लास में कर भी लिए, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी क्या चीज़ है उसको समझते हैं। करंट एफिशिएंसी बेसिकली ऐसा सोच लो कि मैंने कोई करंट लिया, कोई भी, मतलब मेरे पास इनिशियली मैंने, आप लेके चल लो कि मेरे पास 50 एम्पियर करंट था। ठीक है, अब ये 50 एम्पियर करंट ज़रूरी थोड़ा कि पूरे का पूरा ही मेरा काम करेगा, ऐसा हो सकता है ना, कुछ इसमें से लॉसेज हो सकते हैं, एनर्जी लॉसेज हो सकते हैं, हीट लॉस, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। तो वो करंट की अमाउंट जो मेरे काम आ रही है, जो मेरा काम कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे यूज़फुल करंट। तो जो मेरा यूज़फुल करंट आ रहा है, यूज़फुल करंट अगर मैं बोलता हूँ तो वो वैल्यू मान लो अभी के लिए 40 एम्पियर आ रही है। तो 40 एम्पियर वो था जो मैंने यूज़ कर सकता हूँ,
50 एम्पियर वो था जो मेरे को प्रेजेंट गिवन था, 50 एम्पियर का करंट आपने यूज लिया, लेकिन उसमें से काम कितना करंट कर रहा है, काम 40 एम्पियर ही कर रहा है। तो आपका जो करंट एफिशिएंसी हो जाएगी ना, वो उसका रेशियो हो जाएगी कि कितना वो काम कर पा रहा है, दैट इज 40/50 × 100। तो कायदे से करंट एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी करंट एफिशिएंसी आप देखोगे 80% आ रही है। तो 80% इफेक्टिव करंट था। बेसिकली कितना अच्छा है हमारा करंट, कितना काम हमारा करंट कर रहा है। अगर वो पूरे का पूरा 50 था, 50 ही यूज़ हो जाए तो करंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया मैंने, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड करंट दैट इज एक्चुअली इफेक्टिव एंड यूज अप इन द इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग हमेशा आई इफेक्टिव निकालेंगे, और आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आई थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब जो गिवन आई होगा टाइम्स करंट एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अब की बार, कि जो भी करंट आपको दे रखा है आप कुछ मत करो, अलग से कॉम्प्लिकेट मत करना, आप पहले करंट देखो कि दिया कितना रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट एफिशिएंसी से, खत्म काम हमारा। करंट उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास यूजफुल करंट आ जाएगा, इफेक्टिव करंट आ जाएगा, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, a current of 0.193 ampere is passed through 100 ml this, calculate the pH of solution if current efficiency is 90% assuming no volume change। पहली चीज़ अपने को करंट एफिशिएंसी निकालनी है, एक अलग से स्टेप ऐड हो गया हमारा, दैट इज आई इफेक्टिव। तो आई इफेक्टिव कैसे आएगा, आई थ्योरेटिकल टाइम्स करंट एफिशिएंसी, वो कितनी आ रही है, 90% आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई थ्योरेटिकल कितना दे रखा है, 0.193 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 90/100 से, तो इतने एम्पियर मेरे पास करंट प्रेजेंट है जो मेरे काम का है, और इसको यूज़ करके हम लोग बाकी स्टेप्स करेंगे। तो आई इफेक्टिव आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले तो मतलब होता है चार्ज से, तो चार्ज कितना हो जाएगा, आई इफेक्टिव टाइम्स इनटू टाइम जो यूज़ हुआ, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको कर लेते हैं, दैट इज़ 0.193 इंटू 90/100, तो ये वैल्यू आ रही है 0.1737 इंटू टाइम कितना लिया हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 N R, दैट इज़ 3600 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू कितनी हुई हमारी, ये वैल्यू आ रही है 625/32, इतने मेरे कूलम्स चार्ज आ रहा है। लेकिन मुझे चार्ज कूलम्स में जो नहीं निकालना होता, मुझे चार्ज किस में निकालना होता है, मुझे निकालना होता है फैराडे में। तो चार्ज इन फैराडे कितना हो गया, चार्ज इन फैराडे कैलकुलेट करूँगा तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, इसी वैल्यू को मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, इसी वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 96500 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ये वैल्यू मेरी आ रही है 6.48 टाइम्स 10⁻³ तो ये मेरे आगे जो चार्ज फैराडे में होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6.48 टाइम्स 10⁻³ इतने मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन के आ गए। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपके पास 100 ml 0.2 मोलर NaCl है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, pH बताओ फाइनली। ठीक है, तो हम अपने के पास क्या है, अपने पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से कौन कौन जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से जाएगा Cl नेगेटिव। तो मुझे पास रह कौन जाएगा, मेरे पास NaOH रह जाएंगे। तो वही वाली बात है, और कितने मोल्स OH एक्सेस में रहेगा, दैट इज जो डिस्चार्ज हो रहा है, H पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है इस रिएक्शन से। कायदे से लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ। तो जितने मोल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं उतने ही मोल्स H पॉजिटिव के डिस्चार्ज होंगे, और जितने मोल्स डिस्चार्ज होंगे उतने ही मोल्स मेरा OH आयंस क्या हो जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पता लग गई। तो हैंस मैं क्या बोलूँगा, ये वैल्यू कितनी आ रही कैलकुलेट की हमने, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6.48 इंटू 10⁻³ मोल्स, दैट इज़ जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयंस आ रहे हैं किस में, एक्सेस में, वो इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्सेस। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे pH से मतलब है। तो pH के लिए क्या करेंगे, आप इसको वॉल्यूम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम अपने को गिवन है 100 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस, ये वैल्यू आ जाएगी 6.48 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है 100 ml, तो 0.1 लीटर।
तो ये वैल्यू आ गई 6.48 टाइम्स 10⁻⁻² इतने मोलर। तो ये मेरी कंसंट्रेशन आ गई OH आयंस की। तो ये वैल्यू मेरी आ गई OH आयन की कंसंट्रेशन। और मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, POH निकाल सकता हूँ। POH आ जाएगी 2 - log 6.48, लेकिन मुझे POH भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए pH। तो pH कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगी 12 + log 6.48। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करना, ये आंसर 12.8 के करीब आएगी ये वैल्यू। तो pH मेरी आ जाएगी 12.8। ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन हो गए, अब तो सारे इस पर हाथ बन गया हमारा। ठीक है, तो यार विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे बिना फैराडे लॉ यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग अलग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को लेके सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फाइनली मैं जाके आपको बता दूंगा कि फैराडे ने कहा क्या था जिसको हमने बिल्कुल इज्जत नहीं दी, और उन लॉस के बारे में एक बार आइडिया ले लेंगे और देख लेंगे क्या वहाँ पे। उसके अलावा कुछ नहीं है, फैराडे लॉ का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो डू लाइक द वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी इलेक्ट्रोलिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमेंट ज़रूर करना, हमें बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आप 11th में या 12th में कौन सा चाहते हैं बस। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको चैनल्स का पता लगता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।